हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 जनवरी 2025 का डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू टेक 3 टॉपिक्स। पहला टॉपिक है एक्सेसिव फोकस ऑन एमएसपी इज नैरो एंड काउंटर प्रोडक्टिव। एमएसपी के अराउंड डिस्कशन हमेशा चलता रहता है। तो अगर आप नए व्यूअर हो जिनको एमएसपी के बारे में इंफॉर्मेशन कम पता है, एग्रीकल्चर के बारे में कम पता है, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी बहुत सारे अपडेट हैं जो सबको जानने चाहिए। सेकंड, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स ओवर तीस्ता 3 डैम। तीस्ता रिवर और तीस्ता के आसपास जो डैम बन रहा है उसकी वजह से क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं। गुलियन बेरी सिंड्रोम, ये तो प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होगा, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस, इकोनॉमी और अलग अलग सब्जेक्ट से ये लोग रिलेटेड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एक्सेसिव फोकस ऑन एमएसपी इज नैरो एंड काउंटर प्रोडक्टिव। एमएसपी क्या है? एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वैसा प्राइस जो फार्मर्स को मिल सके। फार्मर्स जो काम करते हैं क्रॉप्स से रिलेटेड, क्रॉप के प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्रॉप का प्रोडक्शन जो है हर साल वेरिएबल हो जाता है, प्राइसेस वेरिएबल हो जाती हैं और उसके वजह से फार्मर्स बहुत वल्नरेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार उनको टमाटर सड़क पे फेंकने होते हैं, फेंकने पड़ते हैं रादर कि 2 रुपये के जी, 1 रुपये के जी टमाटर का दाम हो गया है, या फिर ऐसे वेजिटेबल्स का दाम हो गया है ना। बहुत बार राइस और वीट के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि जितना उनका इनपुट कॉस्ट है उससे कम ही उनको फाइनली भाव मिल रहा है, क्योंकि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो फार्मर्स को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लेके आई थी बेस्ड ऑन स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि बहुत सारे क्रॉप के लिए गवर्नमेंट क्या देगी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि अगर फार्मर्स को उस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट में भाव मिल रहा है तो वो बेच सकता है, बट उस मार्केट प्राइस, उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे में अगर मार्केट में उसको भाव मिल रहा है तो उसको बेचे नहीं, गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर कर लेगी, मतलब खरीद लेगी। तो ये होता है एमएसपी का कॉन्सेप्ट। अब बात यह है कि एमएसपी कोई लीगली बाइंडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब एमएसपी के ऊपर गवर्नमेंट ने आज तक कोई लॉ नहीं बनाया है, लॉ बना के एक लीगल राइट नहीं दिया है किसको? फार्मर्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा एक लॉ है जिसमें जो रूरल ड्वेलर्स हैं, एडल्ट्स, उनको एक राइट है कि उनको 100 डे का जॉब गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारा ऐसा एक्ट बना हुआ है, आरटीआई एक्ट, जो एक्ट बना हुआ है मतलब लीगल गारंटी जहां पे है। यहाँ पे कोई लीगल गारंटी नहीं है, गवर्नमेंट दे रही है तो दे रही है, वैसी वाली बातें हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि फार्मर्स का जो कॉस्ट आ रहा है, जो भी इनपुट कॉस्ट, उसका 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना जो होगा वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा। कम से कम बीच का 50% तो फार्मर्स का प्रॉफिट होना चाहिए। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको बोलते हैं सीएसीपी। इसका बहुत सारा काम है, सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करना ही नहीं है, बट ये काम करती है कॉस्ट वगैरह को कैलकुलेट करने का। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, और ये 23 क्रॉप्स के लिए रिकमेंडेशन देती है कि कितना मिनिमम उनका उन पे इन्वेस्टमेंट गया है फार्मर्स का। 23 क्रॉप्स में 22 के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और एक क्रॉप सुगर केन, सुगर कॉर्न, क्योंकि ये कैश क्रॉप है, उसके लिए एमएसपी अनाउंस नहीं होता, उसके लिए एफआरपी अनाउंस होता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस अनाउंस होता है। एमएसपी डिक्लेयर होता है 25 क्रॉप्स के लिए, जिसमें तोरिया भी है। डी हस्क को हटा दे के बाद जो कोकोनट बचता है उसके लिए भी एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है। तो 23 में 22 प्लस एक शुगर केन और उसके अलावा तोरिया और डी हस्क कोकोनट, एमएसपी इसके लिए डिक्लेयर हो रहा होता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स पे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, वो फाइनल डिसीजन लेते हैं किसके ऊपर? एमएसपी के ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट की जो बॉडी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो नोडल एजेंसी होती है, साथ में और स्टेट एजेंसी जो फार्मर से ये क्रॉप्स को खरीदते हैं। अगर फार्मर्स को मार्केट में रेट कम मिल रहा है एमएसपी से तो ये लोग उसको खरीद के ले आते हैं। अब बात होती है कि इनपुट कॉस्ट, अच्छा किस किस क्रॉप के लिए एमएसपी अनाउंस होता है? सीरियल्स के लिए 7 सीरियल, पैडी, व्हीट, मेज, बाजरा, पैडी मतलब धान जिससे राइस बनता है, ज्वार, रागी, पल्से, चना, अरहर, उड़द, मूंग, ऑयल सीड्स, कॉमर्शियल क्रॉप के लिए भी अनाउंस होता है ना। इनके नाम अगर आप याद रख पाओ तो अच्छा है, क्योंकि इनके
इनमें थोड़ा ऊपर नीचे करके बहुत बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इनके ऊपर खूब क्वेश्चन पूछा है ना। अगर लास्ट आप 6-7 ईयर्स का क्वेश्चन देखोगे तो एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन आपको एमएसपी के ऊपर ही मिल जाएंगे। तो एमएसपी में आपके पास जितना इंफॉर्मेशन है आपके पास होना चाहिए। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ये सीएससीपी के बारे में है। कॉटन, शुगर केन, शुगर कॉर्न के लिए एफआरपी हो रहा है। कोपरा, रॉ जूट, ये कॉमर्शियल क्रॉप है जिनके लिए एमएसपी अनाउंस हो रहा है। फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग एमएसपी, सीएससीपी कॉस्ट लेती है A2 कॉस्ट प्लस एफएल। एफएल मतलब फैमिली लेबर, फैमिली लेबर को तो पैसा नहीं मिल रहा है जो एग्रीकल्चर में काम कर रहा है। सपोज आपका खेत है ना, तो आप क्या करोगे, सीड्स खरीदोगे, फर्टिलाइजर खरीदोगे, पेस्टिसाइड्स खरीदोगे, वो सारा कॉस्ट लेबर रखोगे, उनको सैलरी दोगे या वेज दोगे, वो सारा कॉस्ट ऐड कर लिया जाता है, वो क्या हो गया A2। और आपका फैमिली भी तो काम कर रहा है, उसको पैसा नहीं दे रहे हो, आप खुद काम कर रहे हो, उसको भी इंक्लूड करके क्या बनता है A2 प्लस एफएल। A2 प्लस एफएल के ऊपर क्या मिलता है आपको 1.5 टाइम्स। ठीक है, एक C2 भी होता है, C2 तरीका। C2 इज ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट दैट ऑल्सो कंसिडर्स रेंटल्स एंड फॉरगॉन इंटरेस्ट, है ना। A2 प्लस एफएल में तो हो ही गया कि आपका जो भी इनपुट लगा वो फैमिली लेवल, बट C2 इस चीज को भी देखता है कि जो लैंड है अगर आपने उसको रेंट पे दिया होता तो लैंड से कितना रेंट मिलता, उस कॉस्ट को भी इनपुट कॉस्ट में डालेगा, और नहीं देने से कितना इंटरेस्ट लॉस हुआ, सब कुछ करता है C2 कैलकुलेशन में। समझ में आई बात। और ये सब C2 कॉस्ट होगा। CACP किसके बारे में बात करता है, A2 प्लस एफएल। हाउएवर C2 costs are used by CACP primarily as benchmark reference cost। CACP C2 cost का भी यूज लेता है, बट प्राइमरली वो A2 प्लस एफएल को लेवल बनाता है, उससे 1.5 टाइम्स का रिकमेंडेशन करता है। और भी एमएसपी फिक्स करने के लिए सप्लाई डिमांड, मार्केट प्राइस ट्रेंड क्या है, पेरिटी विजा विज अदर क्रॉप्स से क्या पेरिटी है, कंज्यूमर्स के लिए क्या इंप्लीकेशन होगा, बहुत इन्फ्लेशन तो नहीं हो जाएगा, इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है किस क्रॉप का। फॉर एग्जांपल पंजाब में राइस अगर कल्टीवेट हो रहा है तो बहुत खराब वहां पे इंपैक्ट पड़ रहा है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, इन सब फैक्टर्स को भी एमएसपी कैलकुलेट करते समय सीएसीपी कंसिडरेशन में रखता है। सिर्फ फार्मर के बारे में ही नहीं सोचेगा, बाकी इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में भी सोचेगा। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ठीक है, स्वामीनाथन कमेटी ने इसको रेकमेंड किया हुआ था एमएस स्वामीनाथन को, अब भारत रत्न भी दिया जा चुका है। हाउ डज मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेनिफिट फार्मर, उनका इनकम सिक्योरिटी, प्राइस का स्टेबलाइजेशन, प्रोडक्शन को बढ़ाना, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना, ये सारा काम एमएसपी से हो जाता है। इश्यूज क्या है, प्रोक्योरमेंट फोकस, करंटली फोकस क्या है, प्रोक्योरमेंट है कि एमएसपी पे फूड क्या कर लो, प्रोक्योर कर लो। डोमिनेंस ज्यादा किसका है, वीट एंड पैडी, पैडी मतलब राइस का है। इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, बहुत सारे फार्मर प्रोक्योर करवा भी नहीं पाते, एमएसपी का फायदा भी नहीं ले पाते। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट बोलती है ओनली 6% ऑफ फार्मर बेनिफिट फ्रॉम एमएसपी, सिर्फ 6% ऑफ द फार्मर, मतलब बाकी तो बेनिफिट ही नहीं ले पा रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स डिमांडिंग फॉर अ लीगल गारंटी, मार्केट कंडीशन फेवरिंग बायर्स, मार्केट कंडीशन किसको फेवर करता है, बायर्स को, इसलिए लीगल गारंटी बहुत जरूरी है। फार्मर्स डोंट हैव द मार्केट इन्फ्लुएंस टू इंपैक्ट द प्रोड्यूसर प्राइस, अनलाइक मेनी इंडस्ट्री दे कैन नॉट सेट द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी तो नहीं फिक्स हो पाता है राइस का, पल्सेस का, बहुत सारी चीजों का। फार्मर्स बर्डन, फार्मर्स सेल देयर क्रॉप्स इन बल्क एट होलसेल, होलसेल में बेचते हैं, बट सीड फर्टिलाइजर ये सब रिटेल में खरीदते हैं, तो फार्मर्स को लॉस लगता है। इसीलिए फार्मर बोल रहे हैं कि एमएसपी एक लीगल गारंटी हो जाएगा, उनके लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। प्रोपोज्ड अल्टरनेटिव क्वासी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मतलब हर फार्मर्स को कुछ पैसा ऐसे ही दे दिया जाए रादर देन एमएसपी पे प्रोक्योर करना के हिसाब से। फॉर एग्जांपल पीएम किसान एक स्कीम चलता है, उसको और ज़्यादा बढ़ा के और ज़्यादा पैसा फार्मर्स को दे दिया जाए। ठीक है, पीएम किसान को एक्सटेंड कर दिया जाए। प्राइस डेफिशिएंसी है ना, कि मान लो अगर 20 रुपीज़ इनपुट कॉस्ट हुआ फार्मर्स को, मार्केट में 25 ही भाव मिल रहा है, तो 25 में बेच दे, बाकी 5 रुपये गवर्नमेंट दे देगी, उसको क्या बोलोगे, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट जो प्रोक्योर कर रही है, खरीद रही है, उसमें रिफॉर्म की जरूरत है ना, कि टाइमली उसको प्रोक्योर किया जाए, टाइमली पैसे भी दिए जाए। मान लो फार्मर को कल पैसे चाहिए, परसों चाहिए, बट गवर्नमेंट 2 महीने बाद देगी, तो उससे क्या होता है, फार्मर्स को दिक्कत होता है।
मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप करना, मार्केट मैकेनिज्म, प्राइस फ्लक्चुएशन को मॉनिटर करने के लिए, और बहुत सारे जो हमारे ऐसे की क्रॉप्स है, राइस वगैरह, व्हीट अलोंग विथ पल्सेज, ओनियन, ऑयल सीड्स, सबका रिजर्व को क्रिएट करना। एमएसपी और एफआरपी में क्या डिफरेंस है? एफआरपी शुगर मिल्स उसको परचेज करती हैं, एमएसपी में गवर्नमेंट परचेज करता है। एमएसपी में 22 क्रॉप्स है, स्पेशली फॉर शुगर केन एफआरपी आता है, दोनों सीएसीपी ही रिकमेंड करती है। पेमेंट गारंटी, गवर्नमेंट कमिट्स टू बाइंग द क्रॉप एट एमएसपी इफ मार्केट प्राइस फॉल बिलो इट। तो ये पेमेंट गारंटी गवर्नमेंट देती है, कोई लॉ नहीं है बट गवर्नमेंट देती है। यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर शुगर मिल्स है, शुगर मिल्स को यहाँ पे देना पड़ेगा। A2 प्लस FL प्लस C2 ये सब फैक्टर्स कंसिडर किया जाते हैं। एफआरपी इज बेस्ड ऑन द रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम द केन, केन से कितना चीनी निकाल पाएंगे, हायर रिकवरी हायर एफआरपी। अलग अलग टाइप्स ऑफ शुगर केन के लिए एफआरपी अलग अलग होता है। नो स्पेसिफिक पेनाल्टीज वेयर मेंशन, क्योंकि ये कोई लॉ बना नहीं है। केन कमीशन कैन टेक एक्शन किसमें? एफआरपी में। इस पे क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, मेंस का 2018 का क्वेश्चन देख लो, प्रीलिम्स का 2020 का क्वेश्चन देख लो, है ना। तो क्वेश्चंस ये आंसर आप लिख सकते हो बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन, और साथ में अपने कंसर्न फैकल्टी लोग से दिखा सकते हो। फिर देखो 2023 में फिर आप पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कहाँ मिलेंगे? एग्रीकल्चर रिलेटेड, एमएसपी रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। इन्वायरमेंटल कंसर्न ओवर तीस्ता 3 डैम। तीस्ता एक डैम है, रिवर है, रिवर पे जो डैम था पहले से एग्जिस्टिंग, 2023 में सिक्किम में बहुत भयंकर फ्लड आ गया, डैम जो है टूट गया, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ ही महीनों बाद, 1-1.5 साल बाद वापस से गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि वहाँ पे और ज़्यादा गहरा, है ना, 118 मीटर हाई का डैम बनाया जाए। पहले कितने मीटर का डैम था? 60 मीटर, जो कोलैप्स हो गया ग्लेशियल फ्लड वगैरह से अफेक्ट हो गया। अब गवर्नमेंट ने और ज़्यादा बड़ा डैम बनाने की बात की है। तो अब मेन बात क्या है? डैम बनाते समय बहुत सारा कंसर्न होगा। की एजेंसी जो है, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल सॉयल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन, उस डैम का डिजाइन इनसे अप्रूव क्लियर नहीं कराया गया है कि डैम का डिजाइन वाटर को इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, जो भी सॉयल है और मटेरियल है वहाँ पे उसको इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। कोई पब्लिक हियरिंग नहीं है, आसपास के जो लोग हैं उनका कोई पब्लिक हियरिंग नहीं किया गया। द EOC रिपोर्टेडली डिड नॉट फुल्ली असेस द डैम्स एबिलिटी। EAC जो है वो डैम की एबिलिटी, EAC मतलब एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, जिसने ऐसा बोला है कि वहाँ डैम बनना चाहिए, वो डैम की एबिलिटी को पूरा असेस नहीं कर पा रही है टू विथस्टैंड फ्लड वाटर और थ्रेट फ्रॉम ओवरफ्लोइंग ग्लेशियर लेक, कि वहां पर से ग्लेशियर लेक जो आउटबर्स्ट होंगे तो डैम उसको सह पाएगा कि नहीं। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, इनके वजह से डैम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लोकल पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब असेसमेंट अच्छे से नहीं किया गया है, ऐसा ये आर्टिकल बोलता है, सेफ्टी फर्स्ट, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। अब तीस्ता रिवर के बारे में जान लो। तीस्ता रिवर चिमांगदांग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है ना, सिक्किम से, और ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाता है। ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्रा वापस कहाँ जाके मिल जाती है? आपका बे ऑफ बंगाल में, है ना। तो सिक्किम में बहुत ज़्यादा इसका बेसिन है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल के अलावा फिर बांग्लादेश में है। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में तीस्ता रिवर को शेयर करने से रिलेटेड अग्रीमेंट भी है, जिसमें बांग्लादेश से आता है कि थोड़ा और पानी उसको मिल पाए। ट्रिब्यूटरीज क्या है? जेम्यूचू, रैंग्योंगचू, रंगीत रिवर, लाचुंगचू और चाकुंगचू, जिसमें रंगीत रिवर थोड़ी बड़ी है। ये सब सारी तीस्ता की ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं। समझ में आ रही बात? तो तीस्ता रिवर के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, है ना। तीस्ता ओरिजिनेट्स इन सिक्किम फ्रॉम द खांगसे एंड जेमू ग्लेशियर, सॉरी, खामसे एंड जेमू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी रंगीत ज्वाइंस इट एट दार्जिलिंग तीस्ता बाजार। दार्जिलिंग तीस्ता बाजार में वहाँ रंगीत रिवर ज्वाइन करती है। तो ये तीस्ता रिवर के बारे में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तीस्ता 3 डैम क्या होगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन तीस्ता रिवर इन चुतगांव, सिक्किम। इट इज अ 1200 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। कितना हाइड्रो पावर? इट इज अ रन ऑफ रिवर, रिवर ऐसे रन कर रहा होगा, उसी में इसको बना लेंगे। ये पहले का 2023 में ऐसा कुछ दिख रहा था। तीस्ता 3 डैम बिफोर एंड आफ्टर, अर्लियर ऐसा, फ्लड के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है। ग्लेशियर लेक, जो ऐसे ग्लेशियर्स होते हैं उनके पिघलने से जो लेक बनता है वो क्या हो गया? ग्लेशियर लेक।
अब एक ग्लेशियर लेक अगर धीरे धीरे कहीं से ओवरफ्लो कर गया, टूट गया, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, है ना। कभी मान लो हल्का लैंडस्लाइड वगैरह या फिर थोड़ा सा अर्थक्वेक या फिर ओवरफ्लोइंग ऑफ द ग्लेशियर लेक की वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है। और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट वन ऑफ द हजार्ड माना जाता है, जो कि सिक्किम में, लद्दाख में एक प्रोमिनेंट फिनोमेना मिला है। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तीस्ता रिवर के साथ क्या प्रॉब्लम है? उस एरिया में, सिक्किम में नेचुरल डिजास्टर बहुत होते हैं, कंस्ट्रक्शन का कंसर्न है, एनवायरमेंटल रिस्क है, ये सब चीजें हमने अभी कुछ समय पहले डिस्कस किया। पीपल रिलेटेड रिस्क है। एनवायरमेंटल रिस्क क्या है? द रिवर्स चैलेंजिंग टेरेन मेक्स द प्रोजेक्ट ससेप्टिबल टू एनवायरमेंटल रिस्क विच हैव ऑफन बीन अंडर एस्टिमेटेड। ठीक है, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराया जाना चाहिए। एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और उसी असेसमेंट के बेसिस पे प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलता है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया जा सकता है कि नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात, प्रोजेक्ट में क्या क्या खास होना चाहिए, किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बताता है। इन किसी भी जगह को क्या करेंगे? स्क्रीन करेंगे, स्कोप करेंगे कि यहाँ पे ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इन्वायरमेंटल रिस्क का असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट करके उसको मिटिगेट करेंगे, तब डिसीजन मेकिंग होता है। इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और इससे रिलेटेड कहाँ जाते हैं केसेस? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाते हैं। एनजीटी और एनजीटी से रिलेटेड केसेस यहाँ पे डाल दिया गया है। एनजीटी अलग से हम कभी समझेंगे, फिलहाल आप पढ़ना चाहो सीडब्ल्यूसी के बारे में। सीडब्ल्यूसी क्या है? प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाटर रिसोर्स के लिए काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है। ये सब सारी चीजें आप समझ सकते हो। इस पे क्वेश्चन तीस्ता रिवर रिलेटेड 2017 में आ गया है, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट जब चल रहा था तो उस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। आप इसको पॉज करके इसका आंसर कर सकते हो। लास्ट टॉपिक है गुलियन बेरी सिंड्रोम। एक तरह से ये डिजीज है, और डिजीज ऐसा डिजीज है जिसमें हाथ पैर कमजोर पड़ने लगते हैं, लोग कोलैप्स होने लगते हैं, है ना। तो गुलियन बेरी सिंड्रोम, इट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट सिंड्रोम इंक्लूडिंग कॉजेज, सिम्टम, हाउ इट अफेक्ट द बॉडी एंड ट्रीटमेंट। गुलियन बेरी सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहां बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी पे ही, नर्वस सिस्टम पे अटैक करने लगता है। ठीक है, पैरालिसिस वाला कंडीशन भी आ जाता है। एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है, बट ऐसा बोला जाता है कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट की वजह से, मेजर सर्जरी की वजह से गुलियन बेरी सिंड्रोम आ सकता है ना। इन सारे सिचुएशन में इम्यून सिस्टम बिकम ओवर एक्टिव। आपका इम्यून सिस्टम, टी सेल, व्हाइट ब्लड सेल बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और आपके ही नर्व सेल को अटैक करने लगेंगे। उसको क्या बोलेंगे? गुलियन बेरी सिंड्रोम, है ना। एग्जैक्ट कॉज क्या है? अननोन है, बट डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि प्राइमरली इन्फेक्शन से होता है। किस वजह से होता है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बैक्टीरिया का भी या वायरल का भी। इम्यून सिस्टम, बॉडी अपने ही इम्यून सिस्टम खासकर न्यूरोलॉजी पे अटैक करने लगे। इन रियर केसेस वैक्सीनेशन एंड सर्जरी से भी हो सकता है। डायग्नोस कैसे होता है? डॉक्टर डायग्नोस जीबीएस थ्रू फिजिकल एग्जाम, रिव्यू ऑफ पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, टेस्ट लाइक नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, नर्व के अराउंड नर्व वाला टेस्ट लेके गुलियन बेरी सिंड्रोम का टेस्ट किया जाता है। सिम्टम क्या है? वीकनेस इन द फीट, कमजोर पड़ जाना, गिर जाना, है ना, पैरालिसिस जैसे चीजें हो जाना। ठीक है, डिफिकल्टी विथ विजन, स्वेलिंग, स्पीकिंग, कुछ भी, तो ये पैरालिसिस में ही होता है ना। नर्वस सिस्टम जो है फेल कर जाना। ट्रीटमेंट करंटली देयर इज नो क्योर, है ना, ये बहुत जरूरी है। मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट इज इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन विच हेल्प्स काम द इम्यून सिस्टम एंड रिड्यूस नर्वस डैमेज। तो क्योर नहीं है, समझ में आ रही बात, ये जानना जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीसरा वाला खासकर प्रीलिम्स के लिए, और बाकी दोनों टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। थैंक यू, जय हिंद।